तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इसका नाम है जल विभव। क्या नाम बच्चों इसका? जल विभव। और इसे हम प्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। साई डब्ल्यू इसका सिंबल है, इसके द्वारा जल विभव को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? ये इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। परिभाषा क्या होगी कि फ्री एनर्जी, शुद्ध विलायक की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध विलायक की मुक्त ऊर्जा और किसी विलयन में विलायक की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है वो ही जल विभव कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए प्योर वाटर, शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा। फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है? देखो ये तो हो गया बेटा अंतर हो गया बच्चा, ठीक है। ये क्या हो गई? मुक्त ऊर्जा किसकी? शुद्ध जल की। ठीक है, ये किसी हो गई? मुक्त ऊर्जा विलयन की। इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? जल विभव कहलाएगा। तो इसके लिए भी वही फार्मूला काम आता है, वही एग्जाम्पल। खाली सड़क थी, फिर ट्रैफिक आ गया, जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे भी आएगा। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी जो मुक्त ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू और विलयन की मुक्त ऊर्जा। तो मैंने आपको पहले बताया है प्योर वाटर में सब कुछ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। डिफिशिएंट प्रेशर भी हो, डीपीडी भी हो, चाहे हम इसकी बात करें पोटेंशियल की, मैक्सिमम होगा। तो प्योर वाटर में मैक्सिमम होता है। और उस वाटर के अंदर यदि कोई सोल्यूट मिलाया जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो माइनस हो जाती है। क्लियर है? तो शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा और किसी विलयन में मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे जल विभव कहा जाता है। ठीक है, जल विभव को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, टायलर एंड सल्टर, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जल विभव को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साई डब्ल्यू से। सिंबल क्या है इसका? साई डब्ल्यू है। और इसको मेजर जो इसका हम गणना करते हैं वो कैसे करते हैं? बार और पास्कल में करते हैं। ठीक है, जल विभव जो होता है वो डीपीटी के समान ही होता है, परंतु जल विभव क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होता है। डीपीटी कैसी थी? पॉजिटिव वैल्यू में, ये कैसा होता है? नेगेटिव वैल्यू में होता है, ऋणात्मक मान होता है इसका। मूवमेंट ऑफ वाटर, जल का जो मूवमेंट होता है वो हाई जल विभव से लो जल विभव की होगा, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे चार अंतर आ गए आपके बड़े इंपॉर्टेंट। चार अंतर कौन कौन से आ गए? 4 से 5 अंतर आ गए। किसमें? डीपीडी और जल विभव में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विसरण दाब न्यूनता और जल विभव में अंतर बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे? लिख दोगे ना? तो कैसे लिखना है सुन लो। हमें कॉलम बनाना है जल विभव और इधर आएगा डीपीडी। तो पहले आते हैं जल विभव पे। जल विभव की खोज किसने की थी? टायलर और सल्टर ने की थी। उधर किसका नाम आएगा? बीएस मेयर का नाम आएगा। डीपीडी में कौन आता है? बीएस मेयर पहला। दूसरा, डीपीडी पे हम बात करते हैं विसरण दाब की। किसी बात करते हैं? विसरण दाब में अंतर की बात करते हैं। यहाँ हम किसी बात कर रहे हैं? जल विभव में मुक्त ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त ऊर्जा की बात कर रहे हैं। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर, डीपीडी का मान सदैव धनात्मक होता है, साई डब्ल्यू का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, डीपीडी जो होती है उसमें जल की गति लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होती है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। वाटर पोटेंशियल में आ जाइए, जल की गति उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होती है। क्लियर है? समझ में आई बात? और एक अंतर चाहो तो आप और दे सकते हो।
वो क्या, डीपीटी का सूत्र होता है डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, और वाटर पोटेंशियल सूत्र होता है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। हो गया। इसके अलावा एक अंतर और दे सकते हो, कौन सा, डीपीटी को हम नापते हैं किसके अंदर, मेजर करते हैं एटीएम में बात करते हैं, जबकि यहाँ किसे मानते हैं हम लोग, बार या पास्कल में। ये बार या पास्कल, इकाई का नाम बच्चों, बार का नाम इकाई होती है, बार या पास्कल में नापते हैं। हो गए, हो गए 6 डिफरेंस, इतने आपको लिखने होते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं प्योर वाटर, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की जो डीपीटी का मान होता है वो अधिकतम होता है, और शुद्ध जल का जो हम बात करें, वाटर पोटेंशियल की बात करें, उसका मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो प्योर वाटर जो मेरे पास है वो 0 है। यदि मैं कोई विलय उसे मिलाता हूँ तो उसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसलिए जल विभव का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जल विभव किसका होता है, हमेशा सोल्यूशन का होता है, और सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसमें विलय मिला दिया गया, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर ये जो दे रखी मैंने इक्वेशन लिख रही है, ये इक्वेशन किस लिए है, जल विभव की इक्वेशन है। जल विभव को हम इक्वेशन दर्शाते हैं साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ये 3 शब्द है मेरे पास, साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, ये जल विभव की समीकरण है। ठीक है। साई एम जो होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक, क्या बोलते हैं, मैट्रिक विभव। इसे बोलते हैं हम लोग विलय विभव। साई एस को बोलते हैं बच्चों विलय विभव, और इसे बोलते हैं हम साई पी को दाब विभव। क्या बोलते हैं, दाब विभव। 3 हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर सामान्यतः जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्रवेश करता है तो उसके अंदर साई एम का काम नहीं आता, साई एम 0 होता है। तो साई एम जो मेरे पास है, इट नॉट कंसिडर इन द सेल वाटर मूवमेंट। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो मूवमेंट होता है उसके लिए साई डब्ल्यू का मान नगण्य होता है, न के बराबर होता है, इसलिए साई एम को हम काउंट नहीं करते हैं। तो साई एम मेरे पास 0 अगर हो गया तो बचा क्या मेरे पास, 2 ही बचे, साई एस प्लस साई पी। तो जल विभव की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग ऑथेंटिक इक्वेशन ये होती है जिसके द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जहाँ पर साई एस को होता है ओपी और साई पी बराबर रहता है टीपी के बराबर होता है। क्लियर। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साई एम, साई एस, साई पी क्या क्या होते हैं। साई एम होता है बच्चों मैट्रिक विभव होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक विभव, मैट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। उसका सिंबल है साई एम। इसमें इट इज यूटिलाइज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सॉलिड सरफेस। यह जो साई एम होता है यह केवल वहाँ काम करता है जहाँ से जल को किसी ठोस सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे बीज द्वारा पानी को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अधिशोषण होता है। तो जहाँ अधिशोषण होता है, अवशोषण नहीं, ये क्या होता है, अधिशोषण। बेटा अभी हम पढ़ेंगे आगे कि अवशोषण और अधिशोषण क्या होते हैं। ये क्या होता है, अधिशोषण, अवशोषण नहीं। जहाँ किसी भी ठोस सतह द्वारा जल का अधिशोषण होता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को मैंने पानी डाल दिया फूल जाएगी, लकड़ी में पानी गया नहीं है, चूसा है पानी को, लकड़ी पानी में सैल जाता नहीं है, लकड़ी करती है, शक करती है पानी को। तो ऐसी जगह जहाँ पर बीजों द्वारा पानी को ग्रहण किया जाता है, लकड़ी द्वारा पानी ग्रहण किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो अधिशोषण जहाँ होता है, अवशोषण नहीं, अधिशोषण जहाँ होता है वहाँ पर क्या होती है, सॉलिड सरफेस होती है। माना कि दरवाज़ा हमारे पास है, इस दरवाजे के ऊपर हम पानी डालें बरसात के मौसम में, नमी आ जाएगी, इसमें लकड़ी फूल जाएगी। फूल क्यों गई, क्योंकि इसने पानी को ग्रहण कर लिया, इसमें कोई सेल टू सेल मूवमेंट नहीं हुआ, पानी को इसने ग्रहण कर लिया। ये जो कंडीशन इसे बोलते हैं अधिशोषण। और अधिशोषण कहाँ होता है, सदैव सॉलिड सरफेस पे, ठोस सतह पे। इसलिए एक सेल से दूसरी सेल में जब पानी जाता है तो उसमें हम साई डब्ल्यू के अंदर, साई जो वाटर विभव है, जल विभव है, उसमें साई एम को काउंट नहीं करते। क्लियर है। तो इसलिए या इस मैट्रिक को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये
नेग्लेबल होता है, सो इट इज़ नेग्लेबल। दूसरे हम बात करते हैं, वो होता है बच्चों विलय विभव। विलय विभव ये ऐसे हम बोल सकते हैं, आप अपनी भाषा में दूसरा नाम पराशरण विभव बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पराशरण विभव। ये कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या कहा, शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है? 0 होता है। अगर उसमें कोई भी हमने विलय मिला दिया तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। इसलिए सदैव ऋणात्मक होता है, और इसी ऋणात्मक वजह से साइड डब्ल्यू का मान भी सदैव ऋणात्मक होता है। क्लियर? बात में आई? तीसरा आता है हमारे पास दाब विभव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दाब विभव। और दाब विभव क्या होता है बच्चों? ये विभव होता है सदैव पॉजिटिव होता है, और ये टीपी के बराबर, स्पीड दाब के बराबर होता है। क्लियर? समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से डीपीटी में भी कोशिकाओं की 3 अवस्थाएं होती थी, वैसे ही हमारे पास जल विभव के अंदर भी कोशिकाओं की 3 अवस्था हो सकती है। कोशिका स्पीड अवस्था में होती है तो जल विभव का मान क्या होगा? कोशिका फ्लैसिड होगी, स्थिर अवस्था में होगी तो जल विभव का मान क्या होगा? और यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होगी तो जल विभव का मान क्या होगा? तो हम एक एक करके लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्जिड, मतलब स्फीत कोशिका में जल विभव का मान क्या होगा? स्फीत अवस्था में, कोशिका की स्फीत अवस्था में जल विभव का मान क्या होगा? तो जल विभव का मान बच्चों होता है 0 होता है। 0 क्योंकि साई एस साई पी के बराबर होता है। दूसरा मैंने कहा सलथ अवस्था। सलथ अवस्था, इस अवस्था में बच्चों क्या करेंगे? साई एस का मान साई डब्ल्यू का मान साई एस के बराबर होता है, और साई एस और साई डब्ल्यू बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साई पी का मान क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है। ठीक है। तीसरी कैसी होती है आपको बच्चों? जीव द्रव्य कुंचित अवस्था। कौन सी आती है? जीव द्रव्य कुंचित अवस्था आती है। इस अवस्था में बच्चों क्या होता है? साई पी का मान ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है? साई पी का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर साई पी का मान ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक माइनस क्या हो गया? साई पी का मान मिनिमम हो जाता है। डीपीटी का मान क्या हुआ था? मैक्सिमम हुआ था। और साई पी का मान क्या होता है? यहाँ पे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो गई। ऐसे क्या होता है? यहाँ पे मिनिमम हो जाता है। क्लियर है? ये 3 अवस्था हो गई। क्यों ही? यहाँ पे साई पी साई एस बराबर हो गए, यहाँ पे साई पी 0 हो गया, और यहाँ पर साई पी नेगेटिव हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों इसके बाद न्यूमेरिकल्स की। जिस तरह से हमने डीपीटी में न्यूमेरिकल किए थे, वैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे भी होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। पहला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। यदि मेरे पास 2 कोशिकाएं हैं, पड़ोसी कोशिकाएं, और उनमें एयर पी नाम है, और उनमें साई एस साई पी की वैल्यू दी गई है, तो बताइए जल का मूवमेंट किस ओर होगा? तो मान लीजिए मेरे पास एक कोशिका ए है, एक बी है, इसमें वैल्यू दी है -10, इसमें रखी है -12, इसमें साई एस की वैल्यू -15 है और पी की वैल्यू 8 है। तो बच्चों यहाँ पर साई डब्ल्यू का मान क्या होगा? -12 + 2 आएगा। बी का वैल्यू क्या होगी? -7 आएगी। 15 -15 है, उसमें से 8 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? -7। तो मुझे बताइए +2 बड़ा है या -7 बड़ा है? तो आंसर आता है +2। +2 ज़्यादा है, इसका हाई वाटर पोटेंशियल है। -7 क्या है? लो वाटर पोटेंशियल है। मूवमेंट कहाँ होगा? ए से बी की ओर होगा। मूवमेंट कहाँ हुआ बच्चों? ए से बी की ओर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 सवाल है मेरे पास ए बी सी। ए का साई एस का मान -8 है, साई पी का मान 10 है। बी में साई एस -20 है, साई पी 12 है। सी में -15 है साई एस, और साई पी का मान 10 है। तो अब निकाल सकते हैं हम लोग, इनके साइड अभी निकाल सकते हैं जल विभव का मान। ए का +2, बी का -8, सी का -5 होता है। क्लियर है? तो जल का मूवमेंट कहाँ होगा? पानी कहाँ गति करेगा? ए का हाई वाटर पोटेंशियल है, पॉजिटिव में है, इसलिए ए से बी में जाएगा, ए से ही सी में जाएगा। परंतु अब बात आती है बी और सी में किसका ज़्यादा है? तो बी का -5 है, सी का बी का -8 है, सी का -5 है। तो -5 और -8 में से कौन सा बड़ा है? कुछ लोग कहते हैं सब -8 बड़ा है।
बेटा माइनस जो संख्या इतनी बड़ी होगी वो क्या होगी, उतनी छोटी होती है, और जिस संख्या छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ बड़ा कौन है, -5 बड़ा है, -8 छोटा है, इसलिए पानी कहाँ जाएगा, हाई से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाएगा, इसलिए 5 से 8 की ओर जाएगा। तो मूवमेंट कहाँ हुआ, ए से तो बी में, ए से सी में, और सी से बी में होगा। क्लियर है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके मेडिकल एग्जाम में आते हैं और आपको इस तरह न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन आए, थ्योरी पूछी जाए आपसे एग्जाम में, न्यूमेरिकल द्वारा भी फिजियोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2 ही टॉपिक आपके ऐसे हैं इस प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर जहाँ न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो डीपीडी और दूसरा वाटर पोटेंशियल। क्लियर है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जो है जी द्रव्य कुंचन और वी जी द्रव्य कुंचन। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछला जो डीपीडी और वाटर पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था जल विभव, उसमें हमने एक सेल का जिक्र किया था 3 अवस्थाओं में। एक था जी द्रव्य कुंचित सेल, क्या था, जी द्रव्य कुंचित अवस्था, क्या था ना। 3 तरीके के स्टेज पढ़ी थी हमने, टर्जिड, फ्लैसिड और प्लाज्मलाइज्ड। स्फीत अवस्था, स्रथ अवस्था और जी द्रव्य कुंचित अवस्था। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि क्या होता है। तो आप सब जानते बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले भी आपको कि यदि समुद्र की एक मछली को कहाँ रखा जाए, तालाब में डाल रखा जाए, और तालाब की मछली को समुद्र में रख दिया जाए, दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक की होती है एक्जोस्मोसिस से, एक की होती है एंडोस्मोसिस से। ठीक है। फूल का फट जाना या पिचक के फट जाना, ओ फूल का फट जाना या पिचक कर श्रिंक हो जाना या सिकुड़ जाना, दोनों ही कंडीशन में सेल क्या होती है, कैसी हो जाती है, वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, अक्रियाशील हो जाती है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो है आपका जी द्रव्य कुंचन और वी जी द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, किसी भी कोशिका को यदि हम अति प्रासरी विलयन में डालते हैं, विलयन पड़े थे 3 तरह के, आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो हम बात कर रहे हैं अति प्रासरी हाइपरटोनिक की। यदि किसी भी कोशिका को हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा जाता है तो उस कोशिका में बहिर्प्राशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है। अब हाइपरटोनिक क्या था कि कोशिका से अधिक सांद्रता कहाँ हो, उस जल में हो या उस विलयन में हो। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यदि अंगूर को नमक के पानी के घोल में डाल दिया जाए, कंसंट्रेट साल्ट सोल्यूशन में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है। आपकी जो उंगलियां हैं इनको लगातार अगर हम साबुन पे रगड़े बहुत देर तक कपड़े धोने के साबुन पे, तो ये श्रिंक हो जाती हैं। तो वही बात समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों हुआ ऐसा। तो हमारे पास यदि किसी कोशिका को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन डालते हैं, अति प्रासनी विलयन डालते हैं, तो उस कोशिका से जल बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी, प्रक्रिया बहिर्रासन कहलाएगी, एक्जोस्मोसिस होगी। अगर यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, अगर यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो क्या होगा बच्चों, तो उस कोशिका में से सारा जल बाहर निकल जाएगा। और आप ये जानते हो कि एक कोशिका में लगभग 80% जो होता है वो जली होता है 70-80% जली होता है। अर्थात कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वो लगभग 80% वाटर से मिला होता है। ठीक है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, 70-80% होता है। तो अगर उसमें सारा जल बाहर निकल गया तो क्या होगा, जो कोशिका फूली हुई थी वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी नहीं सिकुड़ जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। और इस सिकुड़ने को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। तो किसका कुंचन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का कुंचन हो रहा है। जो जीव द्रव्य है उसमें भरा हुआ है, नाम क्या है देखो, जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन मतलब सिकुड़ना, और जी द्रव्य मतलब क्या था, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का सिंक होना ही कहलाता है जी द्रव्य कुंचन। और प्रोटोप्लाज्म किससे घिरा होता है, कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्लियर।
तो अब हम परिभाषा की बात करते हैं। किसी कोशिका को अति पराशरी घोल, किसमें? अति पराशरी घोल में रखा जाता है तो कोशिका का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे हमने किशमिश को लिया, पानी में डाला, आपको पता है फूल जाती है, फूल जाती ना। अगर उस फूली किशमिश को वापस से मैं नमक की घोल में डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा? वो वापस से सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 स्टेप्स होती हैं। तो होती हैं 3 सीक्वेंस क्रम होते हैं, सोपान होते हैं, जैसे मान के चलो। ठीक है, इनको नाम देते हैं हम लोग। पहला होता है आपका लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन की पहली अवस्था, इसे बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको प्रतिबंधक जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधक जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? यह देखो पहली स्टेज है, जीव द्रव्य कुंचन की पहली अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। दूसरा, इसमें जब प्रेशर बाहर निकलेगा, पानी बाहर आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा बहिर्प्राशन के कारण। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी। चौथा, कोशिका का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कम हो जाएगा। क्लियर है? अब कैसे होगा ये सुनना बच्चों। ये मेरे पास डायग्राम दिख रहा है आपको। ये डायग्राम किसका है बच्चों? नॉर्मल कोशिका किसका है? नॉर्मल सेल का है। और इस नॉर्मल सेल का जो मेरे पास है, इसके अंदर आप देखो ये कोशिका पूरी है, ये फूली हुई है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये रेक्टिका है, रेक्टिका फूली हुई है। मतलब रेक्टिका में जो पानी है सेल से भरा हुआ है, कोशिका से भरा हुआ है। अब ये इस कोशिका को मैंने कहाँ रख दिया? अब मैंने इस कोशिका को कर दिया यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। कहाँ रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? ये देखो, ये जो कोशिका है इसमें से, इस रिक्तिका में से जल बाहर निकलेगा, ये यहाँ निकलेगा, और इससे कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो कोशिका रस जो है उससे जल बाहर निकास होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? आप जानते अच्छी तरह से, एक्सोऑस्मोसिस, या हिंदी में कहते हैं क्या इसको? बहिर्प्राशन कहते हैं ना। तो बहिर्प्राशन प्रारंभ हो जाएगा। जब बहिर्प्राशन हो गया, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? कोशिका जो रिक्तिका है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। इसके बीच में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे कम था, यहाँ बढ़ गया, वो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ इफेक्ट आएगा इसका? वो आएगा कॉर्नर पर। कहाँ आएगा? कॉर्नर पर। तो यहाँ देखो कॉर्नर, और यहाँ देखो कॉर्नर, गैप बढ़ गया ना। इस अवस्था को, ये जीव द्रव्य कुंचन की पहली अवस्था होती है, इस अवस्था को लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। क्लियर? अब हमारे पास जो ये प्लाज्मोलाइसिस है ये लगातार हो रहा है। लगातार हो रहा है मतलब कि हमने सेल को बाहर निकाला, हमने सेल को सिर्फ रहने दिया, तो अभी भी क्या हो रहा है? लगातार बहिर्प्राशन हो रहा है। ठीक है, तो लगातार बहिर्प्राशन से क्या होगा? ये रहा कंटिन्यूस एक्सोऑस्मोसिस। इसका मतलब होता है लगातार बहिर्प्राशन। लगातार बहिर्प्राशन द्वारा क्या होगा? सेंट्रल वैक्यूल जो थी, केंद्रीय गुहा जो होती है, वैक्यूल रिक्तिका, वो सिकुड़ जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास? सेंट्रल वैक्यूल क्या हो जाएगी? केंद्रीय रिक्तिका। जो बड़ी रिक्तिका होती है पादप कोशिका में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। बात समझ आ गई? तो हमारे पास लगातार अगर इसमें हो रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? जल बाहर आता जाएगा, जिससे क्या आगे सिकुड़ना हो जाएगा, तो
हमारे पास अंदर जो पानी था सेल सैप में, कोशिका रस में, उसमें वाटर की लगातार क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उस कमी के कारण यहाँ देखिए ये हिस्सा बढ़ जाएगा, अर्थात सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा, कॉर्नर खाली हो जाएंगे, देखिए जब बाहर निकलेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कॉर्नर क्या हो जाएगा, खाली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में, और ये रिक्तिका दिख रही है जो आपकी अंदर वाली रिक्तिका थी, वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। रिक्तिका पूरा जल कहाँ जाएगा, सेल शेप में जाएगा, रिक्तिका में प्रोटोप्लाज्म में जाएगा, रिक्तिका क्या हो जाएगी, खाली हो गई। इसका मतलब रिक्तिका ने जल सारा मुक्त कर दिया, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म किसको मुक्त कर दिया, बाहर हाइपरटेंशन को। इसलिए ये सिकुड़ गई। इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। इस अवस्था में क्या होगा, रिक्तिका सिकुड़ जाएगी, कॉर्नर में स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अवस्था जो होती है, ये लिमिटिंग और लास्ट अवस्था जो एविडेंट होता है उसके मध्यवर्ती होती है। लिमिटिंग और एविडेंट क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाली, सुस्पष्ट प्लाज्मोलाइसिस जिसे कहते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस या सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन। इसमें क्लियरली दिखाई देता है कि क्या हुआ, इसमें लगातार बहिर्प्रसरण के कारण कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ कर क्या होता है, जीव द्रव्य कहाँ इकट्ठा हो जाता है, कोशिका के बीच में, कॉर्नर साइड में इकट्ठा हो जाता है, और पूरी कोशिका किससे बढ़ जाती है, पूरी कोशिका बढ़ जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, अति प्राश्रयी विलयन से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा, सिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूस हो जाएगा, एंड कंटिन्यूस ड्यू टू द कंटिन्यूस ऑस्मोसिस, लगातार बहिर्प्रसरण के कारण सिकुड़ को छोटा सा हो जाएगा। द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल विद द बिटवीन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, अति प्राश्रयी विलयन होगा, वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य भर जाएगा, जिस कारण क्या होगा, कोशिका झिल्ली पर नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। तो टीपी का मान या सॉलिड पोटेंशियल जो हम पढ़ते थे ना, पोटेंशियल जब हमें पढ़ा था, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, तो प्रेशर पोटेंशियल मतलब साई पी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये कोशिका झिल्ली यहाँ होनी चाहिए थी, परंतु लगातार एंडोस्मोसिस के कारण क्या हुआ, ये सिकुड़ गई, ये बीच में इकट्ठी हो गई, इसका पूरा वाटर बाहर निकल चुका, और इस जगह जो खाली जगह थी इसमें क्या भर गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आगे भर गया। क्या भर गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिस कारण क्या हो रहा है, इस झिल्ली पर इस सॉल्यूशन द्वारा क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव। तो टीपी और साईपी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। क्लियर, इसलिए हमने पढ़ा था डीपीडी अधिकतम होती है और साईपी नेगेटिव होने पर क्या होता है, साई डब्ल्यू मिनिमम होता है, जल विभव क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म अंदर रह गया, श्रृंखला इकट्ठा हो गया, इस अवस्था को बोलते हैं सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन या फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे, फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर, अगर ये सेल इस अवस्था में है और इसको वापस से हाइड्रोजन डाल दें तो ये सेल जिंदा है, और लेकिन अगर ये अवस्था लंबी समय तक बनी रहे इससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कोशिका के अंदर जब जल नहीं होगा तो क्रियाएं नहीं होंगी, और जब क्रियाएं नहीं होंगी तो क्या होगा, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, तो हमारे पास 3 प्रकार के प्लाज्मोलाइसिस की अवस्थाएं होती हैं, पहली लिमिटिंग, दूसरी इंसिपिएंट और तीसरी एविडेंट। क्लियर, अब हम बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, वी जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका से वापस कोशिका की प्रारंभिक अवस्था में आना ही डी प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अर्थात जो कोशिका जीव द्रव्य कुंचित है उस पर जीव द्रव्य कुंचित खत्म हो जाए और कोशिका प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे बोलते हैं बी जीव द्रव्य कुंचन। क्लियर, तो यदि हम एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, किसको, जीव द्रव्य
कुंचित कोशिका को, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को कहाँ रखें? हाइपर अल्पराशरी विलयन में रखें, अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, तो वह कोशिका अपनी प्रवेश प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल थी, जैसे ये वाली सेल मान लो प्लाज्मोलाइज सेल है, इसको कहाँ रख दिया? हाइपर्स के निकाल कर कहाँ रख दिया हमने? हाइपरस में रख दिया। तो क्या होगा? पानी वापस अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगी और कोशिका अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? इस प्रक्रिया में होता है एंडोओस्मोसिस। क्या होता है? अंतःपरासरण, अंतःपरासरण की क्रिया होती है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होती थी? वही प्रासरण। तो इसमें क्या होगी? अंतःपरासरण की क्रिया होती है, और इस अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा कोशिका द्विजीववंचित हो जाती है। क्लियर है? ये आपका हुआ डीप्लाज्मोलाइसिस। अब आते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस का? तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है कोशिकाओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम। तो मेरे पास कुछ बड़े इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पहला, कोशिका जो होती है वो जीवित या मृत है, हम पता कैसे करें? तो किसी भी कोशिका का जीवित या मृत होना, इसका पता करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। क्लियर? जो जीवित और मृत कोशिकाओं को पहचानने का काम करता है। दूसरा, मैंने कहा कि यहाँ पर जो फिश और मीट होता है, मछलियाँ होती हैं, ये मीट होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना खराब हुए ट्रांसफ़र करने के काम में भी कौन आता है? प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया काम आती है। कैसे? अगर आपने देखा होगा जयपुर में, अजमेर में, जहाँ मछलियाँ पैदा होती है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, बसों के द्वारा जो फिश होती है, उनके बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, थर्माकोल के बने बॉक्स होते हैं, उनको एक स्थान दूसरे स्थान भेजा जाता है। तो उसको पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं मान लीजिए, तो उससे क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए उनको थर्माकोल के बॉक्स के अंदर क्या कर लेते हैं? नमक के अंदर, साल्ट के अंदर रैप करके रख दिया जाता है, रेपेट कर रख दिया जाता है, ताकि उनकी सेल्स क्या हो गए? डीप्लाज्मोलाइज रहें और वो एक्टिव ना हो, जिससे सिंक रहें, जिससे क्या होगा? वो सुरक्षित अवस्था पहुंच जाएं। तो स्पोलेज, फिश एंड मीट को क्या कर देते हैं? प्रिवेंशन स्पोलेज, सड़ने से बचाने के लिए, गलने से बचाने के लिए काम में किया जाता है, साल्टिंग काम की जाती है। हम लोग अचार काम में लेते हैं, अचार के अंदर जो ऑयल होता है और नमक होता है वही काम करता है। जैम और जेलीज होते हैं, उनके अंदर शुगर कंसंट्रेशन होती है, चीनी का घोल होता है, शुगर कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है, इसलिए बैक्टीरियल सेल या फंगस सेल उसमें पनप नहीं पाती, इसलिए वो लंबे समय तक सुरक्षित होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर किसान खेती करता है, तो आपने देखा होगा किसान क्या करते हैं बच्चों? खेत में पहले खाद डालते हैं, यूरिया डाल देते हैं, और डालने के बाद उसमें पानी स्प्रे करते हैं। देखा है ना आपने? पहले क्या करते हैं? यूरिया का छिड़काव कर देते हैं खादों का, उसके बाद वो पानी डालते हैं। ठीक है? यदि किसान खेत में यूरिया डाल दे और पानी ना डाले तो पौधे की मृत्यु हो जाती है। यदि मिट्टी के अंदर सांद्रता ज़्यादा हो जाए, किसकी? लवण की जो है खाद है उसकी, यूरिया जो खाद होता है उसकी, फॉस्फेट की, तो ज़्यादा होने से, यूरिया फॉस्फेट ज़्यादा होने से क्या होगा? जो पानी की पौधों में, जड़ों में जो पानी है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और एग्जॉस्मोसिस के कारण क्या होगा? पौधे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए किसान लोग खाद डालने के बाद पानी देते हैं पौधों के अंदर, ठीक है, ताकि एग्जॉस्मोसिस ना हो। ठीक है? और मिनरल्स और सॉल्ट जो होंगे वो इसमें अनुपात में चले जाएं। ऐसे ही हमारे पास जो मछलियाँ होती हैं, उनके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि समुद्री मछली को ला के जल में, साफ जल में, और साफ पानी की मछली को कहाँ डालें? समुद्र डाल दें, दोनों की मृत्यु हो जाती है, उससे कारण भी आता है। ये समुद्री मछली को जब साफ जल में ला के आते हैं तो सेल्स क्या होती हैं?
फूल जाती हैं, स्वेलिंग्स हो जाती हैं। और साफ पानी का अगर डाल समुद्र डाल दें तो क्या होगा, लाल हो जाती हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं के कारण, उसके कारण क्या होते हैं, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस हैं, मुख्य इम्पोर्टेंस हैं जो राजनासिस के होते हैं। क्लियर? तो समझ आया आपको?